नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 7th की हमारे अतीत। और हमारा पहला लेसन है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। देखिए, 6th क्लास को हम कंप्लीट कर चुके हैं और 6th क्लास के अंदर हमें दिया गया था प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत की जहाँ तक बात है उसके अंदर लगभग 700 ईस्वी तक के इतिहास को समेटा गया है। और इस पुस्तक में हमें अगले 1000 वर्षों यानी 700 से लगभग 1750 वर्ष तक के यानी 700 से 1750 ईस्वी तक के इतिहास को बताया गया है। ठीक है, ध्यान रखें, लगभग 700 ईस्वी तक के इतिहास को प्राचीन भारत के अंतर्गत और 700 से 750 ईस्वी तक के भारत को मध्यकालीन और उसके बाद को आधुनिक के रूप में जाना जाता है। तो इस पुस्तक के अंदर हमें मध्यकाल के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, इस पाठ की शुरुआत के अंदर ही हमें एक नक्शा दिखाया गया है। ठीक है, दरअसल जो नक्शा हमें दिखाया गया है यह नक्शा अरब के भूगोलवेत्ता हुए हैं अल अदरिशी। क्या नाम है? अल अदरिशी। और उन्होंने इस नक्शे को 1154 ईस्वी में बनाया था। तो अल इदरिशी का बनाया गया या भूगोलवेत्ता अल इदरिशी का बनाया गया 1154 का ये नक्शा में दिया गया है। ठीक है, और ये जो नक्शा है वो 1720 ईस्वी में एक फ्रांसीसी चित्रकार द्वारा बनाए गए नक्शे से बिल्कुल अलग है। देखिए, ये नक्शा में दिख रहा है। दूसरे पेज पर अपने को दिया गया नक्शा भी अपन देखते हैं तो ये देखिए, ये अपने को दूसरे पृष्ठ पर दिया गया नक्शा है। अब उसमें और इसमें काफ़ी अंतर है। अब देखिए, मेन अंतर की जहाँ तक बात आती है वो देखिए, यहाँ ये जो नक्शा पहला नक्शा है जो अरब के भूगोलवेत्ता अल इदरिशी ने बनाया था, उनके द्वारा बनाए गए इस नक्शे के अंदर ये देखिए श्रीलंका है। यानी श्रीलंका को जहां हम दक्षिण में देखते हैं वहां इस नक्शे में इसको उत्तर की ओर दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन 1720 ईस्वी के अंदर जब फ्रांसीसी चित्रकार के द्वारा यही नक्शा बनाया गया तब उन्होंने क्या किया, आज की तरह ही श्रीलंका को दक्षिणी भाग के अंदर दर्शाया। तो ये जो चित्रकार थे गिलोम द लिस्ले, ठीक है, यानी 18वीं सदी के आरंभ में फ्रांसीसी चित्रकार थे गिलोम द लिस्ले। उन्होंने जो नक्शा बनाया वो आज हमारे बनाए गए नक्शे के द्वारा जाना पहचाना है। ठीक है, तो ऐसा अंतर क्यों हुआ? देखिए, अल इदरिशी जो अरब के भूगोलवेत्ता थे उन्होंने जो मानचित्र बनाया था वो मानचित्र तात्कालिक परिस्थितियों और तात्कालिक जानकारी के द्वारा बनाया था। लेकिन बाद में जब ये चित्र फ्रांसीसी चित्रकार या फ्रांसीसी नक्शेनवीस गिलोम द लिस्ले द्वारा बनाया गया तब तक की जानकारी में काफ़ी कुछ परिवर्तन आ गया था और उन्होंने इस परिवर्तन के आधार पर यह नक्शा बनाया और श्रीलंका को आज की तरह दक्षिण की ओर दिखाया था। ठीक है, देखिए, उस वक्त भी आज की तरह नक्शे काफ़ी ज़रूरी हुआ करते थे क्योंकि यूरोप के नाविक हैं और व्यापारी हैं वो अपनी समुद्री यात्रा के लिए इन्हीं नक्शों का इस्तेमाल किया करते थे। कहने का मतलब है कि नक्शों में परिवर्तन आया। ठीक है, अब इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान है वो बहुत कुछ बदल गया था। ठीक है, यानी नक्शों के अंदर ये परिवर्तन कैसे आया, क्योंकि जानकारी है वो काफ़ी कुछ बदल चुकी थी। ठीक है, और उस उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं भी काफ़ी बदल चुकी थी और तटीय इलाकों के बारे में जानकारियां बदल चुकी थी। इस कारण अंकन में भी बदलाव आ गया। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेज़ों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है जिनके अंतर्गत ये दस्तावेज लिखे गए या बनाए गए थे। ठीक है, तो मानचित्रकार वो होता है जो मानचित्र बनाने वाला होता है और भूगोलवेत्ता जिसे भूगोल के बारे में जानकारी होती है। नेक्स्ट हमें दिया गया है नई और पुरानी शब्दावली। ठीक है, देखिए, समय के साथ साथ जिस प्रकार सूचनाएं हैं उनके संदर्भ बदल जाते हैं तो भाषा भी बदल जाती है और भाषा के अर्थ भी बदल जाते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाती है। ठीक है, अब जब ये बदलती हैं तो उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन आ जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो मध्य युग की फारसी और आधुनिक फारसी भाषा है उनमें बहुत से बदलाव आ गए हैं। ठीक है, लेकिन हम कहें कि ये जो बदलाव है वो केवल व्याकरण में
नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो बदलाव है वो सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में भी नहीं है, बल्कि साथ ही साथ इनके अर्थ में भी काफ़ी बदलाव आ गए हैं। ठीक है, यानी समय के साथ साथ भाषाओं के शब्दों में, व्याकरण में, अर्थ में काफ़ी बदलाव आ गए हैं। और इस बदलाव को जानने के लिए, समझने के लिए हमें जो एग्जाम्पल दिया गया है वो देखिए, हम क्या एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के रूप में हमें दिया गया हिंदुस्तान। देखिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल जब प्रारंभ में किया गया, ठीक है, आज जब हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम पूरे भारत के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम इसका अर्थ लेते हैं पूरा भारत। लेकिन 13वीं सदी के अंदर जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज सिराज, ध्यान रखें 13वीं सदी के इतिहासकार है मिनहाज सिराज, उन्होंने जब हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था तब उनका अर्थ अलग था। उनका अर्थ था वो क्षेत्र जहां राजनीतिक इलाके सुल्तान के अधिकार में है। यानी हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल जब मिनहाज सिराज ने 13वीं सदी में किया था तब उनके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के इलाके थे। क्यों? क्योंकि वो क्षेत्र था जो राजनीतिक दृष्टि से दिल्ली के सुल्तान के अधिकार में था। ठीक है, तो प्रारंभ में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ क्या हो गया? जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार में क्षेत्र है वो क्या था? हिंदुस्तान था। लेकिन हम जानते हैं सुल्तानों के क्षेत्र धीरे धीरे बदलते गए थे। ठीक है, तो दिल्ली के सुल्तान का जब प्रसार होता गया तो इस शब्द के अंतर्गत और भी क्षेत्र बढ़ते चले गए। लेकिन ये हमेशा याद रखें कि हिंदुस्तान शब्द का दक्षिणी भारत का समावेश उस वक्त कभी नहीं हुआ था। तो इस प्रकार ये बदलाव आता चला गया। लेकिन जब 16वीं सदी की बात करें, कब की बात है? 16वीं सदी की जब बात करें तब थोड़ा इसमें बदलाव आ गया। क्यों? कि 16वीं सदी के आरंभ में जब बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया तब उनका तात्पर्य इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। यानी बाबर का हिंदुस्तान शब्द है वो यहाँ के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करता है, जबकि पहले मिनहाज सिराज का हिंदुस्तान वो वहाँ के क्षेत्र को बिलोंग करता था। ठीक है, और बाबर के द्वारा इस संस्कृति को दिखाया गया। और यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा हिंद शब्द का इस्तेमाल किया गया था, उसके लगभग समान था। यानी बाबर ने जब 16वीं सदी के आरंभ में हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया तो वो लगभग उसी प्रकार था जब 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो ने हिंद शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। तो किसी भी शब्द का इस्तेमाल करने से इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि अतीत में किसी शब्द का अर्थ कुछ अलग था और क्या आज की जो आधुनिक परिस्थितियां हैं उसमें उनके अर्थ बिल्कुल अलग हो गए। जैसे हम एक साधारण सा उदाहरण के लिए शब्द लेते हैं विदेशी। देखिए आज हम विदेशी शब्द का अर्थ क्या लगाते हैं? ऐसा व्यक्ति तो भारत का नहीं है, वो क्या है? विदेशी है। लेकिन मध्य युग के अंदर ऐसा नहीं था। मध्य युग के अंदर एक गांव में आने वाला दूसरा व्यक्ति जो उस गांव के लिए अनजाना है वो व्यक्ति था, या उस समाज और उस संस्कृति का हिस्सा नहीं था, वो विदेशी कहलाता था। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता था। इसलिए किसी नगरवासी के लिए कोई वनवासी है वो हमेशा विदेशी हो सकता, लेकिन आज ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन हम ये ध्यान रखें कि एक गांव के अंदर रहने वाले दो किसान जो अलग अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के हों, जो अलग अलग जाति परंपराओं से जुड़े हों, वो एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं थे। यानी विदेशी वही थे जो दूसरे गांव से आ रहे हैं या अपने गांव के लिए वो अजनबी हैं, वो विदेशी थे। तो इस प्रकार विदेशी शब्द आज में और तब में काफ़ी बदलाव वाला शब्द है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नई और पुरानी शब्दावली में काफ़ी कुछ परिवर्तन आ गया। अब है इतिहासकार और उनके स्रोत। देखिए इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग स्रोतों का वे सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल हमने जब प्राचीन भारत पढ़ा था तब गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में हमने पढ़ा था। हमने पहले भी बात कर ली है कि लगभग 700 ईस्वी के पहले तक का जो इतिहास है वो प्राचीन भारत का इतिहास कहलाता है, और इसके अंतर्गत हम 606 से 647 तक का जो इतिहास देखते हैं। कब से कब तक है? ध्यान रखें, 606 से 647 तक का जो इतिहास है
ये एक इतिहास की बहुत प्रसिद्ध तिथि है जो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल की है। तो उसे माना गया कि प्राचीन भारत का अंतिम सम्राट कौन था, तो वो हर्षवर्धन था, जिसने 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, तो यहाँ तक के बारे में हमने पढ़ा था। तो वहाँ हमने पढ़ा था तो हम देखते थे उस वक्त के जो इतिहासकार है वो जो साधन इस्तेमाल कर रहे थे इतिहास को जानने के लिए, वैसे ही कुछ साधनों का इस्तेमाल यहाँ भी चल रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे स्रोत अभी वही थे, बहुत कुछ अब परिवर्तन आ गए थे। ठीक है, इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य कला, लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी अलग है। ठीक है, क्योंकि मध्य युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई थी। देखिए, पहले लिखित सामग्री का अभाव था, लेकिन अब लिखित सामग्री है वो बढ़ चुकी थी। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरी प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। देखिए, जब हमें कोई लिखित सामग्री मिल जाती है तो हमें अन्य सामग्री पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी कम हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह प्राचीन सामग्री पर निर्भर रहना कम होता चला गया। इस समय के दौरान क्या हुआ, कागज़ क्रम से सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर कागज़ उपलब्ध भी होने लगा था, क्योंकि कागज़ का विकास हो चुका था। कागज़ का विकास होने के बाद कागज़ पर छापे खाने की मशीनें आ चुकी थी। यानी शुरुआत में मशीनें नहीं थी, लेकिन मध्य युग के समाप्ति के अंत में क्या हुआ था, जब मध्य युग चल रहा था तो अचानक से छापे खाने का आविष्कार हो चुका था, कागज़ का आविष्कार हो चुका था और छपाई है वो फटाफट होने लगी थी। जबकि पहले क्या था, हमें किसी भी दस्तावेज के प्रतिलिपि चाहिए होती थी तो हमें प्रतिलिपिकारों को बिठाना पड़ता था, जिसके अंदर वो एक एक लाइन लिखता तो उसमें काफ़ी समय बर्बाद हो जाता था। ठीक है, लेकिन अब कागज़ सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर वो कागज़ उपलब्ध होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका कागज़ का इस्तेमाल करने लगे। और जो धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर ये पांडुलिपियाँ इकट्ठी करने लगे। जब पांडुलिपियाँ इकट्ठी करने लगे तो इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाने लगा। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग करना कठिन होता है। ठीक है, देखिए अभिलेखागार क्या होते हैं। ठीक है, अभिलेखागार के अंदर हमें याद दिया गया। देखिए अभिलेखागार, देखो अभिलेखागार ऐसा स्थान होता है जहां दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। देखिए आज की बात करें तो आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखाकार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी दस्तावेजों और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं, ताकि हमें जब भी इनकी आवश्यकता हो तब इनको देखा जा सके। यानी आज से 500 साल बाद भी हमें मान लीजिए इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी तो हम इन अभिलेखागारों से उसको प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, देखो प्रारंभ में छापे खाने नहीं थे। ठीक है, तो छापे खाने नहीं थे तो लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रकृति बनाया करते थे। ठीक है, आज हमारे पास फोटोकॉपी मशीन, हम तुरंत क्या कर सकते हैं, एक पृष्ठ की प्रतिलिपि तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तब क्या था कि लिपिक या नकल नवीस ही पांडुलिपि की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी अपने मित्र की कॉपी से गृह कार्य करने का प्रयास किया है तो हम जानते कि हमें ये काम करना आसान नहीं होता, क्योंकि कभी कभी अपने को उस मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती और हम अपने अंदाजे से लिख देते हैं तो उसमें बदलाव भी आ जाता है। ठीक है, तो छोटे मोटे इस प्रकार के बदलाव प्राचीन काल के अंदर या मध्य काल के अंदर भी उस वक्त आ जाते थे। तब एक शख्स है वो दूसरी पांडुलिपि की या दूसरे लेखन की नकल किया करता था। ठीक है, अब जब प्रतिलिपि बनाई जाती थी तो बहुत कुछ ऐसा हो जाता था कि उसके अंदर परिवर्तन आ जाता था। यहाँ एक चित्र के अंदर भी दिखा रखा है। ठीक है, जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वो नकल कर रहा है। ठीक है, ये जो चित्र दिया गया है यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है। ठीक है, जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। अब इस चित्र का जो आकार है वह 10.5 सेंटीमीटर बाई 7.1 सेंटीमीटर है। अब इस छोटे आकार के कारण इसको लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। और कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपि से अलग कर लिया करते थे और उनको बेचने का काम शुरू उन्होंने कर दिया था। ठीक है, देखिए जब पांडुलिपियाँ बनाई जाती है, ध्यान रखें, पांडुलिपियाँ बनाई जाती है तो बनाते समय काफ़ी कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। ये सॉरी पांडुलिपि नहीं, पांडुलिपि की प्रतिलिपियाँ। तो प्रतिलिपियाँ जब बनाई जाती है तो उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। प्रतिलिपियाँ बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे हेर फेर करके चलते थे। ठीक है, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य
चलता रहता था और सदी दर सदी प्रतिलिपियों की एक प्रतिलिपि, दूसरी प्रतिलिपि, तीसरी प्रतिलिपि बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से अलग अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद कहीं मिले, लेकिन इसके बाद हमें लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरीके से निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों को पढ़ना पड़ता है, तब जाके वो मूल अर्थ को समझ पाते हैं कि क्या लिखा गया था। ठीक है। दूसरी बात है, हमारे चित्र के अंदर देखिए 2 लिखावटें दी गई है। ये लिखावट भिन्न प्रकार की शैलियाँ हैं। फारसी और अरबी को पढ़ने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन यहाँ जो चित्र दिया गया है इसमें जो बाईं ओर दे रखी है, ठीक है, जो बाईं ओर, ये बाईं ओर जो दे रखी है वो लिपि क्या है, नस्तलिख लिपि है और वर्णों को जोड़कर धारा प्रवाह के रूप में लिखी गई है और फारसी अरबी के जानकारों के लिए इसको पढ़ना आसान है। दूसरी तरफ दाईं तरफ अपने को दी गई है ये शिकस्त लिपि है, ये अधिक सघन है, संक्षिप्त है और कठिन है। ठीक है। तो ये लिपियाँ भी समय के साथ बदली हैं। देखिए, कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं सदी के इतिहासकार हुए हैं जियाउद्दीन बर्नी। कौन हुए? जियाउद्दीन बर्नी 14वीं सदी के इतिहासकार है जियाउद्दीन बर्नी। उन्होंने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में लिखा था। कब लिखा? 1356 में। और दूसरी बार जब उन्होंने 2 वर्ष बाद लिखा, ठीक है, 1358 में। तो दोनों में अंतर है। लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार के वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। अगला हमारा टॉपिक है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। देखो, 700 और 1750 के बीच जो 1000 वर्षों का समय था, उस समय का अध्ययन करना इतिहासकारों के लिए बड़ी भारी चुनौती रखता है। कारण कि ये जो काल था, उस काल में बहुत बड़े परिवर्तन हुए, क्योंकि अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी है वो सामने आई। अब इस काल के अंदर हमें ऐसी कौन सी प्रौद्योगिकी सामने आई जो अपने आप में अलग थी? जैसे देखिए, सिंचाई में रहट और कताई में चरखे का इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, यानी सिंचाई में रहट और कताई में चरखे का इस्तेमाल हुआ। युद्ध में आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल, यानी बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल होने लगा। ये जो परिवर्तन है समाज में एक प्रकार से आर्थिक परिवर्तन थे। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया और इन खान पान के अंदर देखिए आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी, इस प्रकार के ये बदलाव आए। तो समाज के अंदर ये जो परिवर्तन था वो भी समाज के अंदर अलग अलग खान पान को लेकर आया। देखिए, ये नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो लोग नए नए विचार भी साथ लेकर आए थे। ठीक है। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल भी कहा जा सकता है। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था कि इस युग में लोगों की गतिशीलता, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना था, वो बहुत बढ़ चुका था। अब ये अवसर की तलाश में झुंड के झुंड दूर दूर जाते थे और अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद वो इस उपमहाद्वीप के अंदर पाते थे, इसलिए उनका आना काफ़ी अधिक हुआ। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ गया, उन समुदायों के एग्जाम्पल के रूप में हमें एक नाम दिया गया है और वो नाम है राजपूत। ठीक है, यानी जिस समुदाय का महत्व अपने आप में बढ़ा, वो नाम क्या है? राजपूत समुदाय। देखिए, राजपूत समुदाय के अंतर्गत कौन सा नाम हुआ? देखो, 8वीं से 14वीं सदी के बीच, कब? 8वीं से 14वीं सदी के बीच राजपूत शब्द है वो आमतौर पर उन योद्धाओं के समूह के लिए काम लिया गया जो क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। ठीक है, राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग नहीं आता था, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवा करते थे। ठीक है, तो ये सभी सामूहिक रूप से क्या थे? क्षत्रिय वर्ण या राजपूत की कैटेगरी के अंतर्गत आने लगे। और कवि और चारण ये राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम, स्वामी भक्ति आदि का गुणगान किया करते थे। तो राजपूतों के गुणगान से संबंधित कौन हो गए? कवि और चारण, ये इनका गुणगान करते थे। ठीक है, इस युग में अलग अलग जगह पर अलग अलग काम हुए हैं। ठीक है, अब राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ इस समय मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ आदि समूह ने भी उठाया, जो अलग अलग क्षेत्र में अपना स्थान बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। कौन कौन? मराठा, जाट, सिख, अहोम, कायस्थ। यहाँ जो कायस्थ है
वो लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाले क्लर्क से संबंधित काम करने वाली जाति से लिया जाता है। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी। देखो जंगलों की कटाई क्यों हो रही थी? क्योंकि देखो एक तो जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, ठीक है, और खेती के लिए इलाका बढ़ाना था, तो जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा। कुछ क्षेत्रों में ये परिवर्तन तेज़ी से हो गया, ठीक है, और तेज़ी से हो गया तो पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। अब पर्यावास क्या है? देखो पर्यावास का तात्पर्य क्या है? किसी क्षेत्र विशेष के पर्यावरण और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया है? पर्यावास। तो कुछ लोगों को पर्यावास छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ इलाका लगातार खेती का ज़मीन बढ़ाने के लिए जंगलों की कटाई से बदलने लगा था। कुछ और वनवासी ज़मीन की जुताई करने लगे और किसान बन गए, ठीक है, यानी कुछ वनवासी क्या हुए? वो ज़मीन की जुताई करने लगे और किसान बन गए। किसानों या कृषकों के नए समूह क्षत्रिय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों और मठों और मंदिरों से प्रभावित भी होने लगे थे। वे बड़े और जटिल समाज के अंग बन गए। उनको कर चुकाना पड़ता था, स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार भी करनी पड़ती थी। इन सब का परिणाम क्या हुआ? यानी ये मंदिरों, मुखियाओं, पुजारियों, मठों से प्रभावित हुए, जटिल समाज के अंग बने, कर चुकाने लगे, बेकार चुकाने लगे। तो इन सब कर या बेकार चुकाने से क्या हुआ कि परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगा, ठीक है, ध्यान रखें। इससे क्या होने लगा? आर्थिक और सामाजिक अंतर है वो इनके सामने आ गया, ठीक है, तो वो इनको अंतर एक दूसरे से दूर करने लगा। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से जो खाली समय मिलता था उसमें दस्तकारी का कार्य कर लिया करते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। हालांकि ये बात और है कि ये जो दर्जे इनको मिल रहे थे वो दर्जे कोई स्थायी दर्जे नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथ में सत्ता कितनी है, तो कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधन उसके नियंत्रण में, उनके आधार पर इनके दर्जे बदलते रहते थे। मान लीजिए एक जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा कम है तो दूसरे क्षेत्र में उसका दर्जा ज़्यादा भी हो सकता है। वो वहाँ के अन्य लोगों से तुलना करने पर पता चलता था। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। तो इस प्रकार से समाज में वर्ग बन गए, तो समाज भी जातियों और उपजातियों में बंट गया। तो ये जो जातियां उपजातियां थी वे अपने अपने नियम बनाने लगी ताकि अपनी जाति के व्यवहार को नियंत्रित कर सकें। अब इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, ठीक है। अब तो जाति का जो बड़ा बुजुर्ग है वो क्या एक सभा का मुखिया होता था और वो अपने नियमों का पालन करवाता था। अब जो सभा है उस सभा को कुछ जगह जाति पंचायत के नाम से जाना जाने लगा। किस नाम से? जाति पंचायत। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाज का पालन भी करना पड़ता था, ठीक है। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर ये किसी राज्य की एक छोटी इकाई की तरह होते थे। जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, या व्यक्ति है तो इसके ऊपर ये दूसरे गांव की सत्ता है और इस सत्ता के ऊपर तीसरी ये राज्य की सत्ता है। तो ये एक दूसरे के नियमों से कहीं न कहीं जुड़े हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट अपने को दे रखा है क्षेत्र और साम्राज्य। चोल, तुगलक, मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, यह नाम दिया गया गयासुद्दीन बलबन, जिसका समय दिया गया 1266 से 1287। तो बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति है, उसमें लिखा गया है कि बलबन एक विशाल साम्राज्य का शासक था और ये विशाल साम्राज्य को शासक था वो बंगाल गोड़ से लेकर, ठीक है, बंगाल गोड़ से लेकर पश्चिमी अफगानिस्तान के गजनी तक का शासक था। यानी इस प्रकार इस संपूर्ण क्षेत्र का शासक बताया गया है, ठीक है। इसमें संपूर्ण दक्षिणी भारत भी था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न लोग इसकी सेना के आगे नतमस्तक हुआ करते थे। ये जो नक्शा अपने सामने दिया गया है, इस नक्शे के अंदर देखिए मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित ममालिक अल अबसर की
मसालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में ये क्षेत्र आते थे जिनका हमें नाम नीचे दिया गया है। सिविस्तान, उच्च, मुल्तान, कलानौर, लाहौर, समाना, सरस्वती, कुहराम, हांसी, दिल्ली, बदायूं, कनौज, कड़ा, अवध, बिहार, लखनौती, जाजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, तेलंग, द्वार समुद्र और मालाबार। इस प्रकार के क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत बताए गए हैं? वो बताए गए हैं गयासुद्दीन बलबन के समय। ठीक है, तो इस प्रकार के देखो ये लंबा चौड़ा जो दिया गया है, कुछ इतिहासकार इसको अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं जो इतना बड़ा क्षेत्र दिखाया गया, लेकिन फिर भी जो लेखक होता था, जो राजा की बड़ाई करने के लिए लिखता था, वो तो इसको और भी बढ़ा चढ़ा कर लिखता था ताकि अपने राजा को शक्तिशाली दर्शाया जा सके। ठीक है, लेकिन ये बात हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ अमीर खुसरो की बात गौर करने लायक है, जिन्होंने बादशाह और क्षेत्र पर कुछ बात कही है। 1318 की बात है। अमीर खुसरो ने बादशाह और क्षेत्र के बारे में कहा था कि इस देश के हर क्षेत्र की भाषा अलग है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया था? अमीर खुसरो के अनुसार सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री ये दक्षिणी कर्नाटक की भाषा है। इसी प्रकार जो तेलंगानी है वो आंध्र में बोली जाती है, और गुजरी गुजरात की भाषा है, महावरी ये तमिलनाडु की भाषा है, गोड़ी ये बंगाल की भाषा है, और अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा, हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ की भाषा हिंदवी है। इस प्रकार क्षेत्र विशेष की भाषाएं थी, लेकिन आगे अमीर खुसरो बताता है इन सब के अलग एक भाषा ऐसी है जो किसी क्षेत्र विशेष की नहीं है, बल्कि वो समाज के एक वर्ग विशेष की भाषा है, और वो भाषा है संस्कृत। तो संस्कृत जो भाषा है वो विशेष क्षेत्र की न होकर केवल ब्राह्मणों की भाषा है, क्योंकि आम जनता संस्कृत को नहीं जानती, उसे केवल ब्राह्मण वर्ग ही जानता है। ठीक है, 700 तक यानी सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे, और उनकी अपनी भाषा और सांस्कृतिक विशेषताएं भी स्पष्ट हो चुकी थी। ठीक है, अब जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें इन क्षेत्रों में या इस पाठ के अंदर आए हुए शासकों के क्षेत्रों के बारे में जानकारी आगे मिलेंगी। ये मान लीजिए कि ये जो पाठ है वो पूरी किताब का एक प्रकार से सारांश है। इन सब का वर्णन हमें विशाल पैमाने पर इसकी पुस्तक के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए अलग अलग क्षेत्रों में अपनी भौगोलिक विशेषता या आयाम तय हो चुकी थी, या हम कहें कि अलग अलग क्षेत्र हैं वो अलग अलग राजवंशों से जुड़ चुके थे। ठीक है, देखिए चोल, खिलजी, तुगलक, मुगल ये जैसे राजवंश थे वो अनेक क्षेत्रों में फैल चुके थे, और अपने विशाल साम्राज्य को समय समय पर इन्होंने खड़ा भी किया था, लेकिन ये कोई विशाल साम्राज्य हमेशा के लिए स्थिर या स्थायी नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए, क्योंकि समय समय पर इनमें आपस में टकराहट भी होती रहती थी और नए राज्यों का आविर्भाव भी होता रहता था। तो ऐसा ही एक अपने को एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है मुगलों के बारे में, कि 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। ठीक है, मुगल वंश क्या था? पतन के ढलान पर। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से सिर उभारने लगे थे। देखिए एक क्षेत्र का एक राज्य यदि समाप्त हो गया तो हम ये माने कि वहाँ की सभ्यता संस्कृति संपूर्ण रूप से पतन में जा चुके, ऐसा नहीं है। वहाँ के मौजूद लोगों के अंदर अभी भी उस सभ्यता और संस्कृति के तत्व विद्यमान थे, और जब वहाँ नई संस्कृति आती है तो पुरानी वाली संस्कृति उसके अंदर समावेश हो जाती है, और एक प्रकार से नए नए आयाम फिर स्थापित हो जाते हैं। तो ऐसा ही मुगलों के बारे में अपने को कहा जा रहा है कि वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था, और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में ही मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक दूसरे के समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में देखने को मिलती है। सन 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग पनपी थी। ठीक है, ये अलग अलग पनपे थे, इसलिए इनकी संस्कृति भी अलग अलग पनपी। हालांकि उनके चित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। यानी अलग अलग क्षेत्रों की जो संस्कृतियाँ थी वो परस्पर क्या होती चलेगी, वो समावेशित होती चली गई थी। ठीक है, इस प्रकार ये समावेश चलता रहा, और हम ये कहें कि एक संस्कृति पूरी तरीके से बदल गई, ऐसा संभव नहीं है। अगला हमारा बिंदु है पुराने और नए धर्म। देखिए इन 1000 वर्षों की बातें हम कर रहे हैं इस लेसन के दौरान। इस 1000 वर्षों के दौरान कई प्रकार के धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए बदलाव भी आ गए थे। देखिए दैविक तत्व में लोगों की जो आवश्यकताएं थी या आस्थाएं थी
वो आस्थाएं व्यक्तिगत स्तर पर थी, लेकिन आमतौर पे व्यक्तिगत स्तर पे कम होती थी, लेकिन इनका स्वरूप यानी आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। ठीक है, किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से जुड़ी थी। यानी कहने का मतलब हम ये कहें कि जो आस्था थी दैविक तत्व में, वह व्यक्ति की बजाय सामूहिक ज़्यादा होती थी, और वो उस क्षेत्र के जो सामाजिक और आर्थिक संगठन है उससे जुड़ी हुई थी। आज जिस धर्म हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, या जो हिंदू और मुस्लिम धर्म आज हमारे समाज के अंदर व्याप्त है, उनके अंदर भी कुछ परिवर्तन अपने को देखने को मिलते हैं। अब हिंदू धर्म के अंतर्गत देखिए किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो इन 1000 वर्षों के दौरान नए देवी देवताओं की पूजा प्रचलित हो गई, और राजाओं द्वारा नए नए मंदिरों का निर्माण करवाया जाने लगा, और समाज में पुरोहितों का प्रभाव और महत्व बढ़ता चला गया। ठीक है, यानी हिंदू धर्म में किस प्रकार के परिवर्तन आए? देवी देवताओं की पूजा प्रचलित हुई, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण किया गया, समाज में पुरोहित के रूप में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा और उनकी सत्ता बढ़ी। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मण का बड़ा आदर होता था। ठीक है, और इनके संरक्षक कौन बने? ब्राह्मण के संरक्षक बने वे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। अब इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण ब्राह्मण का समाज में दबदबा और भी बढ़ गया था। अब देखिए, संरक्षक होता क्या है? कोई प्रभावशाली या धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे, वो क्या होता है? संरक्षक होता है। तो ये तो बात हुई हिंदू धर्म के संदर्भ में, लेकिन मुस्लिम धर्म के संदर्भ में भी काफ़ी कुछ बदलाव आया। देखिए, जो मुस्लिम धर्म है, पहले हिंदू धर्म से संबंधित एक और बात देख लेते हैं जो एक विशेष है। देखिए, विशेष बात यह है कि इन 1000 वर्षों के परिवर्तनों के दौरान ईश्वर की कल्पना में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है हिंदू धर्म में, और वो परिवर्तन ये था कि अब ईश्वर की कल्पना एक प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की जाने लगी, और उस तक पहुंचने के लिए हमें पुजारियों के विशुद्ध कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, उस तक ईश्वर तक भक्त स्वयं पहुंच सकता था। इस प्रकार कर्मकांड है उनसे वो दूर होकर ये काम कर सकता था। ये एक नई भावना हिंदू धर्म के अंदर आई। मुस्लिम धर्म के अंतर्गत क्या हुआ? ये माना गया कि मुस्लिम धर्म है वो भारत में 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के द्वारा पहुंचा। ध्यान रखें, मुस्लिम धर्म है वो 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के द्वारा भारत में पहुंचा था, और वो संदेश कुरान शरीफ का संदेश था। यानी मुस्लिम धर्म का जो धर्म ग्रंथ है वो क्या है? कुरान शरीफ। यानी मुसलमान अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं कुरान शरीफ को। वो व्यापारियों और आप्रवासियों के द्वारा 7वीं सदी में भारत में पहुंचा था। मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म एक ही बात है। देखिए, मुस्लिम धर्म में ईश्वर है उसके रूप में केवल अल्लाह की सत्ता स्वीकार की जाती है। यानी मुस्लिम धर्म के अंदर केवल ईश्वर कौन है? अल्लाह है। अब इसमें यह माना गया है कि अल्लाह का प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। यानी इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा जो रोल है वो इस बात में है कि यहाँ कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जाता, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सभी को समानता का अधिकार दिया गया। जिस प्रकार मुस्लिम धर्म के अंदर देखिए क्या होते हैं? उलेमा होते हैं, उसी प्रकार हिंदू धर्म के अंतर्गत हमने अभी पढ़ा कि ब्राह्मण को शासक वर्ग ने संरक्षण दिया था। तो उसी प्रकार जब इस्लाम धर्म की सत्ता थी तो इस्लाम धर्म के शासकों के द्वारा भी विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों को संरक्षण दिया गया। और ये इस्लाम धर्म के जो धर्मशास्त्री या न्याय शास्त्री क्या कहलाते थे? उलेमा कहलाते थे। ठीक है, और हिंदू धर्म की भांति ही इस्लाम धर्म के न्यायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरीके से व्याख्या किया करते थे। मुसलमानों में इस समय 2 वर्ग देखने को मिले। मुसलमानों में कुछ शिया थे तो कुछ सुन्नी थे। कौन कौन से वर्ग आ गए? शिया और सुन्नी। अब इनमें थोड़ा सा जो अंतर क्या है? अंतर देखिए, शिया वे थे जो पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। तो मोहम्मद साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानने वाले क्या कहलाए? शिया। और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। यानी मोहम्मद साहब और उनके बाद में जो उनके उत्तराधिकारी बने वो खलीफा थे, उनके अस्तित्व को स्वीकार करने वाले कौन कहलाए? सुन्नी कहलाए थे।
ठीक है। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा थे और आगे भी ये परंपरा चलती रही थी। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत की बात करें तो हनफी और सफ़ी सिद्धांतों में प्रचलित हुए हैं। यानी इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी सिद्धांत के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो इस सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण आपस में रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट और अंतिम बात आती है समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। यानी 1000 वर्षों के इस परिवर्तनों के दौर में हमें समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार की बात इस लेसन में दी गई है। इसमें देखिए मूल रूप से जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं, यानी 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज़ इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। अब उन्होंने जो 3 भाग बांटे, किस इतिहासकारों ने? अंग्रेज़ इतिहासकारों ने। और वो 3 भाग थे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यानी हिंदू भारत इतिहास, मुस्लिम भारत इतिहास और ब्रिटिश भारत का इतिहास। ये जो इतिहास के 3 विभाजन ब्रिटिश इतिहासवेताओं द्वारा किए गए थे, ये इतिहास में आज बिल्कुल भी मान्य नहीं है, क्योंकि इनमें केवल एक ही तत्व को उभारा गया है और वो है धर्म। जब प्राचीन काल की बात करें तब तक हिंदू धर्म के शासक थे, वो हिंदू इतिहास हो गया। उसके बाद के शासकों के मुस्लिमों का प्रभाव हुआ तो मुस्लिम काल हो गया, और उसके बाद में जब ब्रिटिश सत्ता आ गई तो ब्रिटिश इतिहास हो गया। ये स्वीकार नहीं है। ठीक है। इस प्रकार के इतिहास को कतई स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति सभी है वो बदलाव होती आई है, और इसमें इतिहासकारों के द्वारा इन तत्वों का समावेश नहीं किया। आज इस काल विभाजन को बहुत कम इतिहासकार स्वीकार कर रहे हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक, सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताओं को तय करते हैं, उन्हीं के आधार पर इतिहास का विभाजन भी करते हैं। तो हमने आधुनिक रूप में इतिहास को सही तरीके से समझने के लिए प्राचीन, कौन सा है? प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास बांटा है। तो आज हम देखें कि इतिहास के कितने प्रकार हैं? 3, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है। अब प्राचीन भारत वो था जिसमें शिकारी, संग्राहक, तो प्राचीन क्या था? वो दौर था जिसमें शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। ठीक है। ये सब क्या थे? ये सब प्राचीन के अंतर्गत थे। लेकिन मध्यकाल की जहाँ तक बात करें, जो हम इस किताब के अंतर्गत पढ़ेंगे, उनमें किसानों समाजों के विस्तार, क्षत्रिय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो उसमें ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर भी प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन आदि के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। और रहा आधुनिक युग की बात, जिसकी अध्ययन अगले साल वाली किताब 8वीं क्लास में करेंगे, उसके अंतर्गत हमें ब्रिटिश प्रभाव आने के बाद की उन्नति दिखाई जाएगी, जिसमें आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है। हालांकि अपन ये नहीं कह सकते कि आधुनिक जो बौद्धिक उन्नति है या भौतिक उन्नति है वो केवल आधुनिक काल में आई थी, क्योंकि मध्यकाल कोई रूढ़िवादी काल नहीं था। अनेक प्रकार के परिवर्तनों का समावेश इसमें भी चलता रहा था। ठीक है।